पोटेंशियल एनर्जी भी हम रिलेटिवली बता रहे हैं, और हमने कहा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और हाइट पे आए तो कुछ ना कुछ आ जाएगी जो mgh के बराबर होगी। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 5, और आज हम देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीटली रिलेटेड है पोटेंशियल एनर्जी से। हमने ये बात देखी थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है, किसी फोर्स के अगेंस्ट मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही होगी, डाउनवर्ड। हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना शुरू किया अपवर्ड, और हम ले आए यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही थी, डाउनवर्ड। हमने ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, जो हमारे पास कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है, यहाँ देखें कौन सी फील्ड थी, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। फील्ड के अगेंस्ट हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, तो ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, जो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें सारा का सारा आज कुछ पोटेंशियल एनर्जी पे ही देखना है। तो हमने एक्चुअली देखना है कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट बॉडी पे वर्क डन करवाएं, तो वो वर्क डन किस तरह का होगा, वो वर्क डन कैसा होगा, उसमें उस वर्क डन के थ्रू जो एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होगी वो क्या होगी, हमें ये बात देखनी है आज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास है m, जो एक सरफेस पर पड़ा हुआ है। सपोज करें यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, और यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट में। देन हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हम स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करना शुरू किया हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से, और हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करके सपोज करें यहाँ पे ले आए। ऐसे मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को हम ले आए यहाँ पे, तो क्या होगा कि सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में जो ऑब्जेक्ट को हमने जब मूव किया, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ या जो हाइट हुई, उस हाइट को हमने बोल दिया कि ये हाइट है h। ऑब्जेक्ट का मास m, ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड मूव किया, किस हाइट तक मूव किया, हाइट h तक। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं तो मोस्टली हम सेंटर तक की हाइट को लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं होगा इसलिए। अच्छा, देन ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर मूव करवा रहे थे, तो ये यहां से होता हुआ ऊपर मूव हुआ है, तो एक पॉइंट आया होगा बीच में जब ऑब्जेक्ट इस जगह आया था, ऐसे ही ऐसे मूव करते हुए यहां भी आया होगा, फिर ऊपर गया है। अच्छा, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, हमने इसके ऊपर ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स अप्लाई की थी अपर डायरेक्शन में। जैसे सपोज करें ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे, मैं ऐसे ऊपर मूव करवा रहा हूं, तो मेरी फोर्स कैसे लग रही होगी, अपर डायरेक्शन में, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स Fex। अच्छा, जब फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूं मैं, जैसे सपोज करें ये मार्कर है, जब मैं फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूं, इस मार्कर को एक फोर्स डाउनवर्ड भी तो खींच रही है। वो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वही एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास एक फोर्स है जो मुझे डाउनवर्ड खींच रही है, जो क्या है, मेरा वेट है। और वो वेट कहाँ से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो मेरा वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है। एक्चुअली हम वेट को ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, एक बॉडी ली जिसका मास m है, विच इज मूविंग अपवर्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, जो अपवर्ड मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो क्या है v। और ऑब्जेक्ट मूव हुआ टू अ हाइट h हाइट तक मूव हुआ है। अच्छा, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, कौन सी, Fex। नाउ हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो देखना है, एक बार एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पहले हम वर्क डन को अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, हम लिखते हैं 4
एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आएगा उसको भी हम क्या बोल देंगे, WEX बोल देंगे, ताकि डिफरेंस करने में आसानी रहे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो बराबर होता है F.D के, ये तो आपको अच्छे से याद होगा। और F.D बराबर होता है FD cos थीटा के, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है A.B का। A.B बराबर होता है AB cos थीटा के, तो F.D बराबर हो जाएगा FD cos थीटा के। नाउ ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब इस वर्क डन के फॉर्मूले को हमने लिखना है एक्सटर्नल फोर्स के लिए, क्योंकि अभी हम एक्सटर्नल फोर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको मैंने बोल दिया WEX, कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है बराबर होगा F, फोर्स कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स है। जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, वो H है। अच्छा, आप चाहें तो इस D की जगह पर यहाँ पर S लिख सकते हैं। F.S और F.D में कोई फर्क नहीं होता वर्क डन में। आप चाहें तो F.S लिखे, आप चाहें तो F.D लिखे, बात एक ही रहती है। फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो क्या था, हाइट और कॉस थीटा। तो आपको समझना होगा कि थीटा क्या होगा हमारे पास। इसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, सपोज करें ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड ही जा रही है ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो दोनों में एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। ये एक्सटर्नल फोर्स, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हुआ, 0। तो हम कहेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है WEX इज इक्वल टू FEX इंटू H इंटू cos 0। ना cos 0 बराबर होता है 1 के, तो हमारे पास आ जाएगा FEX इंटू H इंटू 1। और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आ गया वो FEX इंटू H। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये क्या आ रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है वो आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा मजीद देखें, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन 1। नाउ हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। और जब भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में। याद होगा आपको, इक्विलिब्रियम की दो स्टेट्स पढ़ी थी, जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है, और उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ अगर आपको याद हो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती थी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, कि ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम 0 होना चाहिए। फिर आप इसी को ओपन करके लिखते थे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x एक्सिस इक्वल्स टू 0, यानी कि x एक्सिस में जितनी भी फोर्स है उनको ऐड करें तो 0 आना चाहिए। फिर सम ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ Fz इक्वल्स टू 0, यानी कि जितनी भी फोर्सेस x एक्सिस में लग रही हैं वो भी 0 होंगी, y में जो लग रही हैं वो भी 0 होंगी, z में जो लग रही हैं वो भी 0 होंगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये वाली यूज करेंगे यहाँ पे। यूजिंग, हम लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम y ले रहे हैं क्योंकि हमारी फोर्सेस y एक्सिस में लग रही हैं, x में और z में तो है ही नहीं, इसलिए y वाली ले रहे हैं हम। तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ Fy इक्वल्स टू 0,
ये वाला जो सिंबल होता है इसे हम समेशन या सम का सिंबल बोलते हैं। इसका मतलब है कि सबको ऐड करवा देना। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा कि एक फोर्स अपवर्ड लग रही है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो हमें किसी एक को पॉजिटिव करना होगा, एक को नेगेटिव करना होगा, क्योंकि अपोजिट है। तो हम ये बात कह देंगे कि अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव है और डाउनवर्ड जो फोर्सेस होंगी वो नेगेटिव है। ये आप चाहें तो इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव है, अपवर्ड में कौन सी फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को हमने लिख दिया पॉजिटिव। डाउनवर्ड में कौन सी फोर्स लग रही है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी लिख सकते हैं। हम वेट लिख रहे हैं, माइनस डाउनवर्ड है तो इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही होगा ना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो आप देखेंगे एफ ई एक्स माइनस डब्ल्यू जो है वो 0 के बराबर है। नाउ इस माइनस डब्ल्यू को इस तरफ ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एफ ई एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो एफ ई एक्स बराबर हो जाएगा एम जी के। अब हम क्या करते हैं, इस एफ ई एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट एफ ई एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे पुट कर लेते हैं, डब्ल्यू ई एक्स इज इक्वल टू एफ ई एक्स की जगह आ जाएगा एम जी इंटू एच पहले से। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन आया है वो हम कह रहे हैं वो क्या आ गया, एम जी एच। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। अच्छा, हमने क्या करना था, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना था अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। आप देखें आ तो गया है, लेकिन हमने किसके रिस्पेक्ट से देखा है, जो हम फोर्स लगाए थे एक्सटर्नली उस फोर्स के रिस्पेक्ट से। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से देखेंगे, तो हम लिखते हैं फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें अब, तो हमारे पास फॉर्मूला तो सेम रहेगा वर्क डन का, कि W बराबर है एफ एस कॉस थीटा के। ये हमने यहाँ पहले ही देख चुके हैं इस चीज को। नाउ यहाँ पे F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस वर्क डन को हम कह रहे हैं डब्ल्यू जी बराबर होगा एफ जी। डिस्टेंस तो सेम हाइट के बराबर रहेगा, लेकिन इस बार कॉस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, सपोज करें अगेन ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। अब एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल 180 डिग्री। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 180 डिग्री। ना cos 180 बराबर होता है -1 के, तो डब्ल्यू जी बराबर हो जाएगा एफ जी इंटू एच इंटू -1, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस एफ जी इंटू एच। नाउ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के ही बराबर होती है, तो हम ये बात लिखेंगे एज वी नो दैट एफ जी बराबर है वेट के और ये बराबर होता है एम जी के। तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू जी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। तो एक बार हमने वर्क डन कैलकुलेट किया थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, एक बार वर्क डन कैलकुलेट किया थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ हम इसमें एक चीज करते हैं, दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ऐसा करने का एक रीजन है, अभी आपको समझ आएगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1। सही।
तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू डब्ल्यू जी माइनस डब्ल्यू जी हो जाएगा, और इस तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एम जी एच। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी आ गई इक्वेशन 3। अब अगर आप देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में कुछ सेम है, एक साइड सेम आ रही है mgh mgh, तो इसे हम कंपेयर करवाते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि W एक्सटर्नल बराबर है माइनस ऑफ डब्ल्यू जी के। नाउ हमने क्या कहा था कि जब भी ऑब्जेक्ट किसी फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, जो बराबर होती है किसके, वर्क डन के। जैसे ये मार्कर है, मैं इसको यहां से यहां तक लेके आया, मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, कुछ ना कुछ एनर्जी मेरी यूज हुई जब मैं इसको ऊपर लेके आया। जो मेरी एनर्जी यूज हुई, जो मैंने वर्क डन करवाया है, वो इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जितना भी वर्क डन करवाएंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। तो ये जो वर्क डन है जो हमने करवाया या ग्रेविटेशनल फोर्स ने करवाया, ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुई। और पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, तो इसको मैं यू जी लिख रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी ही है, बस यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू और जी क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ये किसके बराबर है, mgh के, ऐसे ये ना माइनस डब्ल्यू जी किसके बराबर है, mgh के। डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके बराबर है, mgh के। तो हमारे पास क्या हुआ कि जब भी एक ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करेगा तो हम एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट से देखें या ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से देखें, पोटेंशियल एनर्जी जो भी आएगी वो हमेशा mgh के बराबर होगी। देखिए इस बात को, ये जो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको समझे कि वर्क डन जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट होगा तो हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है या एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट से देखें या ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट से देखें, जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा बराबर होगी mgh के। तो ये हमारे पास क्या था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ एक छोटी सी बात और समझे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो हम दो तरह की पोटेंशियल एनर्जीज देख रहे होते हैं। एक हमारे पास होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एक हमारे पास होती है रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक आपने जब भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है वो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। ये जो हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या मतलब है रिलेटिव का, एब्सोल्यूट को भी छोड़ते हैं, पहले रिलेटिव को समझते हैं कि रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या है। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे था, अर्थ की सरफेस से मूव होके इस हाइट तक आ गया, तो क्या सरफेस ऑफ अर्थ पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है? तो ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सरफेस ऑफ अर्थ पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ऐसा नहीं होता। हम ये बात खुद से सपोज करते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं जिसके आपके जो सरफेस ऑफ अर्थ है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे मैंने यहाँ कहा तो इस पॉइंट पे जहाँ सरफेस ऑफ अर्थ है मैंने कह दिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्चुअल में जीरो नहीं है बल्कि मैंने कह दिया जीरो है। तो और जब यहाँ पे आए तो यहाँ के कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो बराबर होगी mgh के। इसको ऐसे समझे कि आप अपने घर में बैठे हुए, आपका कोई दोस्त है, उसके रिस्पेक्ट से आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे, आपका कोई और दोस्त है कहीं और, उसके रिस्पेक्ट से भी क्या आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे होंगे? नहीं। क्या कर रहे हैं, आपने अपने एक दोस्त के रिस्पेक्ट से जब देखा आप 10 मीटर पे थे, दूसरे दोस्त के रिस्पेक्ट से कुछ और डिस्टेंस होगा आपका, तो आप क्या करें, रिलेटिवली अपने पोजीशन बता दें कि फला दोस्त के रिस्पेक्ट से मैं 10 मीटर के डिस्टेंस पे हूं। सेम पोटेंशियल एनर्जी भी हम रिलेटिवली बता रहे हैं,
और हमने कहा कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और हाइट पे आए तो कुछ ना कुछ आ जाएगी जो mgh के बराबर होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है, हम इसको रिलेटिवली देखते हैं, एब्सोल्युटली भी देखते हैं। एब्सोल्युटली मींस कि यहाँ हम जीरो नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू देखेंगे। लेकिन जैसे हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं तो हम हमेशा रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे होते हैं। आपने यहाँ से ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। हम जब भी इसको पढ़ते हैं रिलेटिवली पढ़ते हैं, यानी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से पढ़ते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट या उस रेफरेंस लाइन को हम कह देते हैं डेटम, डेटम लाइन या डेटम पॉइंट। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।